हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। यानी जो हमारे भारत का संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। इस संविधान में हमने किस देश से क्या क्या प्रावधान लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। और उन हम सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे पेपरों में आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं विदेशी स्रोतों के बारे में, यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का मतलब है हमने किस देश से क्या लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में बात करें, हमारे भारत के संविधान का निर्माण करने वाले व्यक्तियों ने भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों का भ्रमण किया। 60 देशों का भ्रमण किया और 60 देशों का भ्रमण करने के साथ साथ इस पर 114 दिन विचार किया। यानी भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक विचार किया गया, तो जो भारतीय संविधान का प्रारूप है इस पर 114 दिन तक विचार किया गया। लगभग 60 देशों का भ्रमण किया गया, तब जाकर के हमारे भारत के संविधान का निर्माण हुआ। यदि हम इसमें भी बात करें कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रावधान है वो कहां से लिए हैं, तो हम यदि किसी देश से न लेकर के बात करें, यदि हम किसी अधिनियम की, तो जिस अधिनियम की हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। यानी ये जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर से पिट्सी इंडिया एक्ट तक जितने भी भारत में अधिनियम आए हैं अंग्रेजों के द्वारा, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई अधिनियम है तो वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे बड़ा अधिनियम है और ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो बना है वो इससे उसमें बहुत सारे प्रावधान लिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी दो राय नहीं है। भारत का संविधान के यानी भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है इसमें सबसे ज्यादा जो बातें हैं हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। यदि इसमें से लेने की बात करें तो इसमें से हमने जो लिया है वो यदि हम बात करें तो एक तो हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। यानी न्यायपालिका जो हमने लिए वो कहां से लिए? 1935 से, क्योंकि 1935 के अधिनियम में लिखा हुआ था कि भारत में हम फेडरल कोर्ट की स्थापना करेंगे, संघीय न्यायालय की स्थापना करेंगे। और दिल्ली में ये सुप्रीम कोर्ट है, ये पहले फेडरल कोर्ट था। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को हुई, लेकिन वो किस अधिनियम के अनुसार हुई थी? 1935 के अधिनियम के अनुसार। तो जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं ये पहले फेडरल कोर्ट था, ये पहले संघीय न्यायालय था। तो जो न्यायालय की जो व्यवस्था ली हमने कहां से ली? 1935 के अधिनियम से। यदि हम 1935 के अधिनियम में एक शब्द देखें वो है अध्यादेश। यानी अध्यादेश की बात करें, अध्यादेश जिस तरीके से संविधान के आर्टिकल 123 में दे रखा है राष्ट्रपति के बारे में, और राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 213 में जो वर्तमान के संविधान में दे रखा है, ये 1861 में, ये 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, ये उस समय गवर्नर जनरल, जिसे हम वायसराय कहने लग गए थे 1858 के बाद में। उसके बाद में 1861 में ये वायसराय को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त हुई थी उस समय। लेकिन जो वायसराय को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त हो गई, ये धीमे धीमे शक्ति और ज्यादा तीव्र हो गई। तो 1935 के अधिनियम में जो अध्यादेश आया था
उस अध्यादेश को ही वर्तमान में हमने राष्ट्रपति के आर्टिकल में 123 में जोड़ दिया है। और अगर राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 213 में उसको हमने दे रखा है राज्यपाल को अध्यादेश। यदि हम इसी अधिनियम के बारे में बात करें, आपने एक शब्द सुना होगा CAG, कैग। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। इसका उल्लेख वर्तमान के यदि हम आर्टिकल में बात करें तो इसका उल्लेख वर्तमान के आर्टिकल 148 में दे रखा है। तो यदि 148 की बात करें और ये जो अध्यादेश है इसका उल्लेख राष्ट्रपति के संदर्भ में 123 में और राज्यपाल के संदर्भ में 213 में दे रखा है। यदि हम न्यायपालिका की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 124 में दे रखी है। तो जो वर्तमान में संविधान में ये जहां जहां भी दे रखे हैं, इसका मतलब है ये हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। तो 1935 के अधिनियम से ज्यादातर बातें हमने भारतीय संविधान में ली हैं। इसीलिए भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलिपि कहा जाता है, टू कॉपी कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 की भारतीय संविधान को। और यहीं से सब कुछ लिया है, इसीलिए कहा जाता है रिपब्लिका। क्या कहते हैं इसको? रिपब्लिका भी कहते हैं। तो ये जो रिपब्लिका शब्द आता है, यानी भारतीय संविधान को किस अधिनियम की रिपब्लिका कहा जाता है या भारतीय संविधान को किस अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो अधिनियम कौन सा है? 1935। यदि इसी अधिनियम से हम बात करें तो इसी अधिनियम से हमारे भारतीय संविधान में जो लिया है वो है संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। और इसमें अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो इसका जो उल्लेख दे रखा है वो संविधान के आर्टिकल 315 में दे रखा है। तो हम वर्तमान संविधान के जिन अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं वो भारतीय संविधान यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में कहां दे रखे हैं। तो ज्यादातर जो बातें वो हमने कहां से ली है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है और ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 भी है और इसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन में इंग्लैंड भी है, और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत के संविधान में सबसे ज्यादा जो बातें हैं, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमने कहां से लिए हैं। ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 भी है और ऑप्शन में इंग्लैंड भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आप बेझिझक आंसर लगा दोगे 1935 का अधिनियम। यानी इंग्लैंड से जो बातें ली जा रही है उसमें ऑप्शन में यदि 1935 का अधिनियम भी है तो हमारा आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बातें हमने कहां से ली हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसीलिए भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की फोटोकॉपी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जो बातें हमने ली हैं, विदेशी स्रोतों के बारे में पेपर में क्वेश्चन पूछता है तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है। इसके बाद में यदि हम बात करने वाले हैं कि हमने इंग्लैंड से क्या लिया है तो हम उसकी बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं हमने किस देश से क्या लिया है। तो हम देश की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले इंग्लैंड की। सबसे पहले बात करने वाले हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड हो कहीं भी या फिर यूके हो
यूनाइटेड किंगडम हो या फिर ब्रिटेन हो, यानी ये सब कहीं भी दिखाई दे जाए। ऑप्शन में इंग्लैंड है या यूके है या यूके की फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम है या फिर ब्रिटेन है, ये कहीं भी दिखाई दे जाए, कोई भी एक ऑप्शन में है और ऑप्शन दे के पूछ रखा है कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली है। ऑप्शन में इंग्लैंड हो तो इंग्लैंड आंसर है, यूके हो तो यूके आंसर है, यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन में हो तो किंगडम आंसर है, और यदि ब्रिटेन हो तो ब्रिटेन हमारा आंसर है, यानी इनमें से कोई एक देगा वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है, यदि हम लेने की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था की, यानी हम सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, संसदीय शासन व्यवस्था की। यदि हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें कि ये है क्या, मेरे प्यारे दोस्तों, जिस देश की सरकार को उस देश की व्यवस्थापिका चुनती है, और ऐसी देश की सरकार को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी किसी भी देश की सरकार है उसका चुनाव व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, ऐसे देश की व्यवस्था को हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये संसदीय शासन व्यवस्था की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, इंग्लैंड से। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब है कानून का शासन, यानी वह देश जिसमें कानून का शासन है, ऐसे देश की शासन व्यवस्था को हम क्या क्या कहेंगे, विधि का शासन। यानी ऐसे देश का क्या शासन, हम किस शासन के बारे में हम क्या कहने वाले, विधि का शासन, यानी कानून का शासन है। कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है, तीसरा पॉइंट, यानी कानून का शासन। और अगला क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता। अगला पॉइंट क्या है, विधि के समक्ष समानता। यहां विधि का शासन मतलब है कानून का शासन है, और विधि के समक्ष समानता का मतलब है कानून सबके लिए समान है। इसका मतलब है कानून का शासन है और इसका मतलब है कानून सबके लिए समान है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम आर्टिकल 361 पढ़ते हैं, जब हम विधायकों के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सांसदों के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा हो रहा है कि कानून विभाजित हुआ है, कानून अलग अलग हुआ है। यदि हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, यदि हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें या राज्यपाल के बारे में बात करें, इनके लिए संविधान में एक आर्टिकल है 361। इस आर्टिकल 361 में दे रखा है राष्ट्रपति और राज्यपाल का विशेषाधिकार। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे है या राज्यपाल के पद पे है, पद पे रहते हुए भारत का कोई भी कोर्ट इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकता है, ना ही पद पर रहते हुए जांच करवा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, और ना ही पद पर रहते हुए इनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल को पद पर रहते हुए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, किस आर्टिकल में लिखा है, 361 में। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 361 में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ऐसी बात सामने आती है तो पता यानी महसूस होता है कि जो विधि के समक्ष समानता है, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन इधर दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें सांसदों के बारे में, यदि हम बात करें विधायकों के बारे में, इन लोगों को भी विशेषाधिकार है।
विशेषाधिकार, यानी सत्र के चलते समय पे पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो ये जो व्यवस्था है हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए, यूनाइटेड किंगडम से लिए, यूके से लिए, इंग्लैंड से लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आगे बात करें चौथे नंबर पे संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसदीय विशेषाधिकार हमने कहां से लिए हैं? तो संसदीय विशेषाधिकार हमने इंग्लैंड से लिए हैं। बाकायदा क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय विशेषाधिकार की प्रक्रिया भारत के संविधान में किस देश से लिए? आंसर इंग्लैंड है। यदि हम आगे बात करें नंबर 5 पे, आगे 5 पर बात करेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से लिए? यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में यदि हम विधायिका के बारे में देखें, विधायिका के बारे में देखें या व्यवस्थापिका, यदि ये हम देखेंगे कि कानून किस तरीके से बनाती है, ये जब हम पढ़ेंगे संसद में जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि ये कानून कैसे बनाते हैं। जब कोई मसौदा जब किसी भी संसदन में रखा जाता है तो कमेटी बनती है, समिति बनती है उसकी जांच करने के लिए, फिर वोटिंग होती है, पास किया जाता है, जब जाके राष्ट्रपति की टेबल पर जब कानून बनता है। तो ये हमने सारी की सारी प्रोसेस जिसे हम विधि निर्माण की प्रक्रिया कह रहे हैं, कानून का निर्माण कैसे होगा, ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें ब्रिटेन से कि हमने ब्रिटेन से और क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। यानी भारत की नागरिकता कैसी है? भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। भारत में किसी राज्य की अलग नागरिकता नहीं है। भारत में किसी भी स्टेट की अलग नागरिकता नहीं है। भारत की नागरिकता एकल है, एक ही प्रकार की नागरिकता है। यदि वो उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो समझ लेना वो भारत का नागरिक है। कभी किसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता, वो भारत में देश का नागरिक है। कहते हैं ना, आप कौन? भारतीय नागरिक है, इंडियन है, हम भारतीय नागरिक है। तो जो भारतीय यानी भारत में जो प्रक्रिया है, भारत में दोहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है? तो भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है एकल नागरिकता, ये एकल नागरिकता का प्रावधान हमसे कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों नंबर 7 पर जो लोकसभा है, इसका जो अध्यक्ष है, ये जो अध्यक्ष का पद हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है? इंग्लैंड से हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है, इंग्लैंड से हमने विधि का शासन लिया है, इंग्लैंड से हमने विधि के समक्ष समानता ली है, कानून सबके लिए समान है, कानून का शासन है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ये विशेषाधिकार है, संसद यानी सांसद विधायकों के लिए विशेषाधिकार है। यदि हम बात करेंगे संसदीय विशेषाधिकार हमने कहां से लिए? इंग्लैंड से। विधि निर्माण प्रक्रिया कहां से लिए? विधि के निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से लिए। और यदि एकल नागरिकता के प्रावधान की बात करें तो हमने ये इंग्लैंड से ही लिया है। और यदि हम बात करें कि लोकसभा जो होती है उसका जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, ये प्रावधान हमने कहां से लिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा। यदि लोकसभा भंग भी होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष जब तक अध्यक्ष पद पर रहेगा जब तक नई लोकसभा गठित होकर नहीं आ जाती है और नई लोकसभा में नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं निर्वाचित हो जाता है, नहीं चुन जाता है, नहीं बन जाता है, जब तक पुराना लोकसभा अध्यक्ष उस पद पर रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने ब्रिटेन से प्रक्रिया ली है। आगे हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। यदि हम अमेरिका के संविधान की बात करें
तो अमेरिका के संविधान से हम बात करने वाले हैं अमेरिका की। ऑप्शन में अमेरिका दिखाई देगा या फिर यूएसए दिखाई देगा। यूएसए ऐसे नहीं लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, यूएसए, इस तरीके से लिखा होगा, और या फिर लिखा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहली बात तो हम ये स्पष्ट कर दें कि यदि कोई भी हमने भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है, कोई जरूरी नहीं है कि वो देश दे करके तब पूछेगा, 4 ऑप्शन दे करके कि हमने कौन सा प्रावधान अमेरिका से नहीं लिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रावधान हमने कहां से लिया है, और ऑप्शन में इनमें से अमेरिका होगा, यूएसए होगा, यूएसए ऐसे लिखा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे लिखा होगा, या फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लिखा होगा। क्या लिखा होगा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट भैया क्या बना है वो? अमेरिका। क्या बना है वो? यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका लिखा होगा, यानी अमेरिका हो सकता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इनमें से कोई भी ऑप्शन में होगा। यदि हम बात करने वाले हैं अमेरिका से हमने क्या लिया है, यदि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना की शब्दावली। यानी प्रस्तावना की शब्दावली हमने कहां से ली है। प्रस्तावना की शब्दावली आएगी या विचार आएगा, यानी प्रस्तावना की शब्दावली या प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है, तो आंसर क्या होगा? अमेरिका। या ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये होगा उद्देश्य का विचार, यानी उद्देश्य का विचार दे रखा है तो भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। ये तो हो गया हमारी प्रस्तावना से संबंधित। मेरे प्यारे दोस्तों, उद्देश्य का को जो हम कह रहे हैं, ये उद्देश्य का 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखी गई, लेकिन ये उस समय पारित नहीं हुई। ये पारित हुई 22 जनवरी 1947 को। 41 दिन का टाइम लगा पास होने में। जब पास हुई तो ये उस समय उद्देश्य का इसका नाम था, लेकिन वर्तमान में हम संविधान में पढ़ते हैं तो वर्तमान में प्रस्तावना है। तो उद्देश्य का फिर क्या थी? तो याद रखना, वर्तमान प्रस्तावना का आधार ही उद्देश्य का है। इसका जो विचार लिया गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जिस तरीके से जो विचार दिए गए हैं वो कहाँ दिए गए हैं? अमेरिका के संविधान में। यदि हम अमेरिका के संविधान में और बात जानने की कोशिश करें तो अमेरिका के संविधान से हमने जो लिए वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यानी कहीं पे मूल अधिकार लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको मौलिक अधिकार लिखा मिलेगा, और दोनों का मतलब ही सेम है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमने लिए हैं हमारे भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के जो 35 तक दे रखे हैं वो हमने कहां से लिए? हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। यदि हम मेरे प्यारे दोस्तों बात करें कि हमने अमेरिका के संविधान से और क्या लिया है, हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। यदि और हम बात करें अमेरिका से हमने क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये हमने प्रावधान कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों,
ये जो हम अमेरिका से प्रावधान पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना की शब्दावली या विचार या उद्देश्य का विचार या फिर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से। यदि उपराष्ट्रपति के पद की हम बात करें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें, तो ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने अमेरिका के संविधान से और क्या लिया है, तो हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। यानी न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में यदि हम बात बताएं कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या, मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही स्पष्ट कर दें। हमने जो देखा है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, ये जो शक्तियों के पृथक्करण की जो बात कर रही है हमने अमेरिका के संविधान से ली है। इसमें शक्तियों का पृथक्करण मतलब यदि हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के बारे में, यदि हम बात करेंगे यहाँ पर कार्यपालिका के बारे में, और यहाँ बात करेंगे हम न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। ये जो हम तीन शब्द देख रहे हैं, यहाँ शक्तियों का पृथक्करण का मतलब यह है कि इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। व्यवस्थापिका का काम है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून बनाना। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू कराती है और न्यायपालिका उसकी जांच करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण है क्या? शक्तियों का पृथक्करण वाकायदा बांट दिया है कि ये जो व्यवस्थापिका है कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, न्यायपालिका उसकी जांच करेगी, और जब जांच करी जाती है उसी को व्यवहारिक रूप में कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें यह कहा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित कार्यपालिका द्वारा लागू नियमों की जांच करना, कानूनों की जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन हमको संविधान के आर्टिकल 13 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन जो हम आर्टिकल 13 देखते हैं उसमें ये जो लिखा है आर्टिकल 13 में कि कोई भी विधि यानी विधायिका कोई भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगी जो संविधान का कहीं ना कहीं अवरोधक है, उल्लंघन करता है। अगर ऐसा है तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जीरो घोषित कर देगा, बिल्कुल समाप्त कर देगा। जब समाप्त करने की बात आ रही, इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। और यदि हम बात करें अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, ये जो राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। ये जो तीनों सेनाएं जो दे रखी हैं, जिन हम तीनों सेनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जल थल वायु, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ये जो प्रावधान हमसे कहां से लिया? हमने अमेरिका से। और यदि हम वर्तमान के आर्टिकल की बात करें संविधान की, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। जब हम राष्ट्रपति की कूटनीति शक्तियां पढ़ेंगे तब हम स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका से जो हमने देखा है प्रस्तावना की शब्दावली, उद्देश्य का विचार, दोनों का मतलब सेम, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्तियों का पृथक्करण, व्यवस्थापिका
कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का काम अलग है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्र यानी अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। यदि हम बात करें आर्टिकल यानी राष्ट्रपति के बारे में, जो एक दो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण जो पेपर में आता है, उसमें राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन जो बनता है वो एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, ये हमने प्रावधान कहां से लिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर के हटा सकते हैं, ये वर्तमान के आर्टिकल 61 में है। भारत यानी हमारे भारत का जो संविधान है, एक आर्टिकल 61, उसके अनुसार राष्ट्रपति को हम महाभियोग लगा करके हटा सकते हैं। बाकायदा लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्रस्ताव लेकर के आएंगे, जिस भी सदन में लेकर के आएंगे, कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे। मेरे दोस्तों, प्रस्ताव कभी भी लाया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव पर चर्चा होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आपको हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यदि प्रस्ताव पर चर्चा होगी, राष्ट्रपति खुद आ सकते हैं, राष्ट्रपति अपने किसी संबंधित व्यक्ति को भेज सकते हैं, या राष्ट्रपति किसी वकील को भेज सकते हैं। यदि उनके पक्ष से अपना पक्ष रखने के लिए आएंगे, यदि उनके पक्ष से संबंधित सदन संतुष्ट नहीं हुआ, तो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होकर के दूसरे सदन में जाएगा। यदि दूसरे सदन ने भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा। यही प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वर्तमान संविधान में आर्टिकल 61 में दे रखी है, और पेपर में पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? आंसर होगा अमेरिका। यदि हम दूसरा पॉइंट और देखें, दूसरा पॉइंट जो पेपर में बनता है, विधि का समान संरक्षण, यानी वहां इंग्लैंड में लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता में कानून सबके लिए समान है, लेकिन यहां लिखा है विधि का समान संरक्षण, यानी विधि सभी को देख करके चलेगी, विधि सभी को साथ लेकर के चलेगी। जब सभी को साथ लेकर चलने की बात आ रही है, तो विधि का यहाँ पे भेदभाव हो सकता है। तो विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण हम वर्तमान संविधान में आर्टिकल 14 में देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमने अमेरिका में देखा है, और अमेरिका में जो तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश, यानी बात करें हम, यानी अगर न्यायाधीश को हटाना है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, तो ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ये प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका के संविधान से हमने ये प्रावधान लिए। अगर हम बात कर रहे हैं, तो आगे हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, कनाडा। यानी कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने जो लिया है वो संघ व राज्य के बीच विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। बाकायदा क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य और संघ के बीच में जो विषयों का बंटवारा है वो कहां से लिया हमने? आंसर कनाडा। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर
कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ली है? तो कहां से लिए? कनाडा से लिए। यानी कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही सेम हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हमने कहां से लिए? कनाडा देश से लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें अवशिष्ट शक्तियों के बारे में, यानी अवशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली? कनाडा से। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करें तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इनके बारे में बात करें कि ऐसी शक्तियां, ऐसे विषय जिनका उल्लेख न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में, इन तीनों सूचियों में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है, ऐसे विषयों को हम अवशिष्ट शक्तियों में रखते हैं। यदि हम बात करें हमारे भारतीय वर्तमान संविधान की, उसके आर्टिकल 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम यहाँ बात करें कि संविधान का एक आर्टिकल है 143 143, वर्तमान संविधान की बात करें हम भारत के की, यानी वर्तमान भारत के संविधान में आर्टिकल 143 है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय में परामर्श ले सकता है। परामर्श सुप्रीम कोर्ट देगा, राष्ट्रपति उसे माने ना माने बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने कुछ परामर्श लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कोई परामर्श दिया, कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको मानेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बाकायदा पेपर में क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के परामर्श का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? 143 में। और ये जो परामर्श की जो बातें हैं ये हमने कहां से लिए? कनाडा से। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है आपने देख लिया होगा। संघ व राज्य के बीच विषयों, यानी संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा लिया, राज्यपाल की नियुक्ति हमने यहाँ से लिया, अवशिष्ट शक्तियों की जानकारी हमने यहीं से ली है, और जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के, यानी सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेता है, परामर्श का उल्लेख भी हमने कहाँ से किया है? अपने भारतीय संविधान में, कनाडा के संविधान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देश से हमने क्या लिया वो हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करने वाले हैं आयरलैंड के बारे में, यानी आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। हम बात करें आयरलैंड के बारे में, या फिर कहीं भी आएगा आयरिश, दोनों का मतलब एक ही है, आयरलैंड। यानी ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आयरलैंड ऑप्शन में नहीं है और वहां दे रखा है भारत शासन अधिनियम 1935, तो फिर हमारा आंसर 1935 का अधिनियम होगा। क्यों होगा ये समझो। यानी ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, ये इंग्लैंड ने आयरलैंड से अपनाए, और आयरलैंड से इंग्लैंड ने जब लिए अपने यहाँ पे, तो जब हमारे यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 वो लागू हुआ 1937 में, तो उस समय ये लागू हुए थे हमारे यहाँ, लेकिन इसने भी कहां से लिए थे? आयरलैंड से। तो आंसर तो आयरलैंड होना ही है, लेकिन आपसे कभी भी ऑप्शन में ये नहीं और ये दे रखा है, तो फिर आंसर 1935 का अधिनियम होगा। वैसे आंसर आयरलैंड ही है। तो हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से। ये जो वर्तमान में यदि संविधान में उल्लेख देखें, तो वर्तमान के संविधान में भाग 4 में,
भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। यदि हम बात करें कि हमने आयरलैंड से और क्या लिया है, और हम बात करेंगे तो राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी राज्यसभा में 12 सदस्य, कितने सदस्य? 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया है? आयरलैंड से। यानी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ये प्रक्रिया हमने कहां से लिया? अमेरिका से। और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये जो 12 सदस्य जहां से आएंगे वो 4 क्षेत्र हैं। अगर 4 क्षेत्र की बात करें, वो नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 कला, नंबर 3 विज्ञान और नंबर 4 समाज सेवा। यानी राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत तो होंगे, ये आयरलैंड से लिया है, लेकिन 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये जो 12 सदस्य होंगे कितने क्षेत्रों से होंगे? 4, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, क्या चारों से 3-3 होते हैं या एक से ही 12 होते हैं? आप कमेंट करके ऑप्शन में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि ये 12 सदस्य होते कहां से? 3-3 चारों से होते हैं या एक से ही 12 हो सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे कि ये 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है किस अनुच्छेद के अनुसार करता है, तो आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल है 80(3), यानी 80 का 3 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इसमें यदि हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, या प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख कहां लिख रखा, यानी ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया है। और यदि हम वर्तमान में संविधान में किसी भी आर्टिकल में बात करेंगे तो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख दे रखा है? आर्टिकल 55 में। यानी आर्टिकल 55 में दे रखा है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दे रखा है और 55 में उसकी विधि दे रखी है, उसकी पद्धति दे रखी है, उसकी प्रक्रिया दे रखी है। एकल संक्रमण या अनुपात गुप्त मतदान प्रणाली के हिसाब से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 3 बातें हैं, डीपीएसपी, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचन, हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम आगे बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हम बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हम बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है कि संविधान में जो संशोधन करना है, जब हमें समय समय पर आवश्यकता होगी संविधान में संशोधन करने की, कोई चीज हमें जोड़नी है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। और हम वर्तमान की बात करें कि किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 368। भारतीय संविधान जो वर्तमान में है, इसके संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। लेकिन हमने ये प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से।
अगला क्वेश्चन जो बनता है, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये निर्वाचन हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, ये राज्यसभा है और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य, क्योंकि टोटल सदस्य कितने हैं? 245, 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। यानी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये जो मनोनीत की प्रक्रिया है, ये हमने आयरलैंड से ली है, और ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। यानी राज्यसभा में जो 245 सदस्य जाते हैं, उनमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है? आयरलैंड से। और जिसमें 233 सदस्यों का निर्वाचन होगा, वो प्रक्रिया कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। यही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि राज्यसभा में बाकी के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा, वो प्रक्रिया कहां से ली? हमने दक्षिण अफ्रीका से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका हमने जाना और हमने आयरलैंड के बारे में जाना। आगे हम बात करने वाले हैं जर्मनी, जापान और फ्रांस के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, यानी हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से यदि हम बात करें तो हमने समवर्ती सूची, यानी ये जो समवर्ती सूची है, यानी हम संविधान की अनुसूचियां जब हम पढ़ेंगे तो अनुसूचियों में हमने 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे। कौन सी? 7वीं। इस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दे रखी है, जिसमें संघ सूची, जिसमें राज्य सूची और जिसमें समवर्ती सूची। तो ये जो तीसरी समवर्ती सूची है, संघ सूची के विषय में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के विषय में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो ये जो दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, ये प्रक्रिया हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने प्रस्तावना की भाषा या भावना, यानी प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है? तो प्रस्तावना की भाषा हो या भावना हो, वो हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। और आपने संसद देखी होगी, संसद के 2 हाउस हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। ये 2 लोकसभा और राज्यसभा के जो 2 हाउस हैं, इन दोनों की संयुक्त बैठक, इन दोनों की जो संयुक्त बैठक है, वो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। यदि हम संयुक्त बैठक के वर्तमान में आर्टिकल की बात करें, तो संविधान का एक आर्टिकल है 108। 108 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है कि जब इन दोनों हाउसों में आपस में किसी भी बात को लेकर के, विषय को लेकर के टकराव चल रहा है। कोई प्रस्ताव लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पास करने से मना कर दिया। कोई प्रस्ताव लोकसभा में से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने 6 महीना तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसी स्थिति में जब टकराव दिखाई देता है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाता है।
और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस बात की जानकारी संविधान के आर्टिकल 118 में दे रखी है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सूची, प्रस्तावना की भाषा या भावना और संसद की संयुक्त बैठक हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में कि फ्रांस से हमने क्या लिया है। फ्रांस से हमने लिया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से लिए? फ्रांस से लिए। यानी भारत हमारा गणतंत्र है। और ये भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र उस दिन हुआ जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ ली थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ उस दिन भारत गणतंत्र नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति निर्वाचित हुए 24 जनवरी को, लेकिन उनको शपथ 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया ने शपथ दिलाई। उसी दिन भारत अपना गणतंत्र हुआ, गणराज्य बना भारत। और गणतंत्र गणराज्य ऐसे देश को कहते हैं जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होगा। ऐसे देश की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और ये जो हमने प्रक्रिया कहां से ली है? फ्रांस से ली है। फ्रांस से हमने और क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये शब्द हमने कहां से लिए? फ्रांस की क्रांति से लिए। और ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां दे रखे हैं? ये प्रस्तावना में दे रखे हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्द हमने कहां से लिए? फ्रांस से लिए हैं। और यदि मेरे प्यारे दोस्त हम बात करें जर्मनी की, कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियां, उपबंध, आपातकालीन उपबंध हमने कहां से लिए? भारत के संविधान में जर्मनी से। और यहीं से लिया है कि मौलिक अधिकार यानी आपातकालीन शक्तियां जैसे ही लागू होगी भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे लागू होगा, मूल अधिकार का निलंबन होगा। यानी जैसे आपातकाल लागू होता है देश में, मौलिक अधिकारों का निलंबन होगा। निलंबन की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया कहां से लिए? जर्मनी से लिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक दो देश है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे जापान। यदि हम जापान के बारे में बात करें तो जापान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? जापान, यानी जापान से हमने क्या लिया है? जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिया? तो ये हमने कहां से लिया? जापान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों रूस की, रूस होगा ऑप्शन में, या फिर सोवियत संघ होगा, या यूएसएसआर होगा। यानी रूस या सोवियत संघ या यूएसएसआर, इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा। ये सब का मतलब एक ही है। यदि हम बात करें रूस से हमने क्या लिया है, तो रूस से लिए हैं मूल कर्तव्य। क्या लिए? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी व्यक्तियों के कर्तव्य क्या होंगे। जब हमने मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दे रखे हैं, हमने जब अधिकार दे रखे हैं, तो इनको कर्तव्य भी देने चाहिए। हालांकि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जाकर के इंदिरा गांधी की सरकार ने 10 मूल कर्तव्य जोड़े पहली बार।
लेकिन 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान की जो बात कही गई है। लेकिन रूस से एक और जो प्रावधान लिया गया है वो है न्याय के बारे में। किसके बारे में लिया गया है? न्याय के बारे में। यदि न्याय की बात करें तो न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार के न्याय हैं। 3 प्रकार के न्याय, यानी 3 प्रकार के जो न्याय ये लिए गए हैं और ये वर्तमान में कहां पर दे रखे हैं? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में दे रखे ये तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और मूल कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विदेशी स्रोतों से संविधान में, भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से यदि इनसे संबंधित आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।